हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब एक मीडियम से लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। इस वेलोसिटी के लाइट के वेलोसिटी चेंज होने की वजह से लाइट के पाथ चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एयर एक मीडियम है और यहाँ पर वाटर एक मीडियम है। तो जब एयर से वाटर में आपकी लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी लाइट की, तो क्या होगा? इसे जाना कैसे था? इसे जाना था ऐसे, ऐसे जाना था, बट इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल, और इस नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाएगी कुछ एंगल के साथ। इट इज़ बैंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बैंड क्यों हो गई है? क्योंकि इसकी स्पीड हो गई है कम। जब स्पीड कम होती है तो लाइट बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? ये हम स्नेल्स लॉ अभी आप पढ़ेंगे, इसके दो लॉ पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ से भी आप देखेंगे, निकल के फॉर्मूले से आएगा। और दूसरा, अभी मैं आपको कुछ इमेजिन कराऊंगा, एक एग्जाम्पल, उससे भी आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि स्पीड कम होने पर टूवर्ड्स द नॉर्मल ही क्यों जाता है और स्पीड ज़्यादा होने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही क्यों रह जाती है। ठीक है, सो यहाँ इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट और चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब तो आपको पता होगा ना, तीन तरह के मीडियम आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग में। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलुसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जिसमें से लाइट 100% पास हो सकती है। ओपेक मीडियम मतलब जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती, जैसे वुड। एंड ट्रांसलुसेंट मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें से लाइट पार्शली पास हो सकती है, फुली नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आर रिफ्लेक्शन एंगल नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पर एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये आई और आर इक्वल नहीं हो सकते। देखो, आई और आर इक्वल कब होंगे? जब मीडियम चेंज ही नहीं होगा। जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो आई और एंगल आर आपका इक्वल होगा, और जब ये दोनों इक्वल होंगे, अगर एंगल आर और आई इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो चेंज इन द पाथ। देखिए, अगर आपके पास ये मीडियम की इंटरफेस है, ठीक है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द मीडियम, इंटरफेस ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास एक मीडियम 1 है, ये हमारे पास एक मीडियम 2 है। ओके, सपोज कीजिए ये हमारे पास नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। अब हमारे पास लाइट, मान लीजिए लाइट आ रही थी, ब्लू कलर की लाइट हमने ले ली है। ठीक है, तो लाइट हमारे पास ये ऐसे आ रही थी इस मीडियम में, इंसिडेंट लाइट। अब हुआ क्या? सपोज करो ये फर्स्ट मीडियम जो है हमारा रेयर मीडियम है। अब रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब जहाँ पर, रेयर मतलब देखो वैसे हल्का होता है, और डेंसर मतलब भारी। लेकिन हम जो है जनरली यूज़ करते हैं मास के लिए। यहाँ पर हम मास डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का मतलब यहाँ पर है कि उसमें स्पीड जो है लाइट की वो क्या है? ज़्यादा है। और डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जिसमें लाइट की स्पीड कम है, उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं हल्का मीडियम है, ये भारी मीडियम है, क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है, वाटर और एयर हल्का मीडियम होता है। ओके, तो अगर मान लो रेयर मीडियम से, ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये वाला हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा? जब रेयर से डेंसर जाएगा तो आप क्या हो रहा है, जहाँ पर रेयर मीडियम है यानी हल्का है। मान लो जब आप बाइक चलाते हो और किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, और अचानक से आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में आ गए, तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। देखो, अगर स्पीड कम नहीं होती तो सीधे सीधे चलता। ठीक है, इस केस में क्या होता? अगर इसे सीधे सीधे जाता, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये बैंड हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे। तो अब इसमें जो एंगल आर, जो पूरा एंगल आई के बराबर होना था, वो एंगल आर हो जाएगा कम। तो यहाँ एंगल आर जो है वो कम होगा एंगल आई से। ठीक है, ये वो सिचुएशन है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा? इस वाले सिचुएशन में एंगल आई आपका ज़्यादा होगा, एंगल आर आपका कम होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में। क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं इसे रफ करके। दूसरी सिचुएशन देखिए,
अगर ये आपका इंटरफेस है, ये हमारी नॉर्मल है, और हमारी जो लाइट है वो ऐसे आ रही थी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे, तो इसमें क्या होगा, ये पाथ आपका कब होता, अगर मीडियम चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपका मीडियम चेंज हो गया, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस बार भीड़ वाले इलाके से किस में आ रही है, हल्के इलाके में जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी लाइट आपकी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये एंगल आपका क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल क्या है, इसे जाना ऐसे था पर ये ऐसे गया टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल आर है, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है एंगल आर। ठीक है, अब इस एंगल आई और एंगल आर के बीच में एक रिलेशन है जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन होता क्यों है। ठीक है, ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। देखते हैं अब हम कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कारण क्या है। तो सीधे सीधे कहा जाए रिफ्लेक्शन कारण क्या है, तो वो है स्पीड का चेंज होना, लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए रिफ्लेक्शन होता है आपका। देखिए, अब इसको एक एग्जांपल से मैं रिलेट करना चाहूँगा। आप ये पहले एक बार वो छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर उसका एक दोस्त है जो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब इस दोस्त को ये पता है कि मैं इसे एक बॉल दे रहा हूँ, और इस बॉल को अगर वी वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ, तो वी वेलोसिटी से थ्रो करने पर ये एग्जैक्टली इसके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी इसके पास। ठीक है ना, ये अब इसके फ्रेंड को पता है। ठीक, वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी से थ्रो करने पर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बच्चे से यहाँ से मैं इससे कह रहा हूँ कि अपनी वेलोसिटी बढ़ा दो, जितनी वेलोसिटी वी थी वी से इंक्रीज कर दो। ठीक है ना, और जब ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो क्या होगा, तो ये बॉल और ज़्यादा आगे चली जाएगी, यानी ये वाली बॉल जो है कैसे हो जाएगी, ये ऐसे यहाँ आगे चली जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। अच्छा, अगर मैं इससे कहूँ कि वी वेलोसिटी से और कम कर दो तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो बॉल है पहले ही गिर जाएगी यहाँ पे, ऐसा होगा। ये कब हुआ और ये कब हुआ, ये हुआ तब जब वी वेलोसिटी से ज़्यादा हमने वेलोसिटी बॉल की कर दी, और वी वेलोसिटी से अगर कम करेंगे तो ये पहले ही गिर जाएगी। ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यानी जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो है ये क्या है, नॉर्मल। तो अब आप देखिए इसमें जो बॉल है, बॉल भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, एक पार्टिकल है, तो जो बॉल है ये इसकी स्पीड कम होने पर ये क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, यानी इसकी स्पीड कम हुई तो ये कहाँ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी जब स्पीड आपकी कम हो रही है, कम, तो ये कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, और अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तब, स्पीड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर स्पीड हमने बढ़ाई है, इंक्रीज करी है, वी अगर हमने इंक्रीज किया है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम, ठीक है, विजिबल होगा आपको, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप देख सकते हैं नॉर्मल से अवे जा रही है, नॉर्मल ये है, और ये बॉल जो है अवे चली गई है, दूर चली गई है नॉर्मल से। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, और यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी ऊपर भी, कि अगर स्पीड आपकी कम हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। पहला केस देखो, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रहे हैं, जब हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाने पर क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी, ये हाँ, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, जब डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड हमारी कम होगी, जब डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी ना, यहाँ ज़्यादा थी, स्पीड कम हो रही है, और जब स्पीड कम होगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी इस लाइट को जाना था ऐसे, ठीक है, इस लाइट जाना था ऐसे, और ये क्या हो जाएगी, हल्की सी इधर बेंड हो जाएगी, यानी ये ऐसे चली जाएगी। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। इस केस में हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, लेट मी करेक्ट इट, इसे हम करेक्ट कर देते हैं, 1 सेकेंड। ओके, देखिए क्या होगा, जब ये आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी ये डेंसर मीडियम है आपका, और ये क्या है आपका, रेयर मीडियम है, तो क्या होगा,
स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी इसे जाना तो था ऐसे, और जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ये रे थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, बैंड हो जाएगी अवे, बैंड तो होगी लेकिन किधर, दूर की तरफ बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड नहीं होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ये। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइट कभी बैंड नहीं होती है, हम बुक्स में पढ़ते हैं कई बार बैंडिंग ऑफ द लाइट, लेकिन बैंडिंग ऑफ अ लाइट का मतलब यहाँ क्या होता है, चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट। क्लियर, ओके। अब आप यहाँ देख सकते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज क्यों होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जब एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में या फिर भारी से हल्के मीडियम में जाएगी तो स्पीड तो चेंज होगी, जब आप ट्रैफिक से आपका खत्म होगा तो स्पीड चेंज होगी, और अचानक से आप ट्रैफिक में आ जाओगे तो भी स्पीड कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, डेंस मीडियम में लाइट स्लो मूव करेगी, ऑब्वियसली डेंस मीडियम है, भारी मीडियम है, भीड़ भाड़ वाला इलाका जो होता है। रेयर मीडियम है, इसमें आपकी स्पीड फास्ट मूव करेगी, लाइट मूव फास्टर। दिस चेंज इन द स्पीड कॉज इन द रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको बताया अभी, जो स्पीड में चेंज हो रहा है वही क्या है, कॉज है रिफ्लेक्शन का, वही कारण है रिफ्लेक्शन का। और इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्यों वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है और क्यों वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पहले आप इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, डन, ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके लॉज की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसका पहला लॉ, जिसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज सेम एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लगभग सिमिलर है, जैसे हमने बताया था उसमें, बस हमने बात करी थी वहाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे की, यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड रे की। ठीक है, जो आपकी तीनों जो रेस थी वो एक ही प्लेन में लाई करती थी, ऐसे ही यहाँ पर इंसिडेंट रे, normal at the point of incident and refracted ray, these all lie on the same plane, incident ray, reflected ray and normal at the point of incident, they all lie on the same plane, ये हमारा सेम लॉ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से आप समझिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे इसे आपको पढ़ना है। देखो, एक ये मीडियम है आपका, एक ये मीडियम है, ये सपोज करो मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम कई सारे नॉर्मल बनाते हैं, हम हर बार मान लो एंगल आई को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमने एंगल आई को हर बार क्या किया है, चेंज किया है। ओके, तो मान लीजिए इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रही थी एंगल I1 के साथ में, ये I1 एंगल बनाया इसने, तो जब I1 एंगल बनेगा तो उस समय पे इसे जाना ऐसे था, लेकिन मान लो इसमें अलग अलग मीडियम है, मान लो ये रेयर है, डेंसर है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये हो गया हमारा R1। अब इस बार हमने एंगल चेंज कर दिया, एंगल को बढ़ा दिया, मान लो थोड़ा सा, ये हो गया, तो हमारा एंगल R भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसे जाना ऐसे था और ये कैसे जाएगा, ऐसे। ओके, ये मान लो I2 है तो ये R2 रहेगा, अगर ये मान लीजिए I3 है आपका, यहाँ से एंगल I3 है तो इसे जाना ऐसे था। ओके, और जाएगा कैसे, ये ऐसे, ये आपका R3। अब इसमें क्या है, हर बार हमने एक चीज देखी इसमें कि हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रिलेशन आ रहा था, वो रिलेशन क्या था, साइन का रिलेशन, रेशियो ऑफ साइन। यानी हमने हर बार क्या देखा कि अगर हम साइन लेते हैं, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2, ठीक है, R1, ये हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, कुछ वैल्यू हमारे पास आ गई, फिर हमने क्या किया, साइन ऑफ एंगल I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल R2, फिर हमने इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करी, फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी, साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी हमने क्या देखा, हर बार ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी इन तीनों की वैल्यू सेम है। अगर कोई और भी एंगल हम ले लें, एंगल I4 ले लें, तो साइन I4 अपॉन साइन R4, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, अगर हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, मीडियम 1 और मीडियम 2 ये चेंज नहीं हुए हैं, एंगल चेंज हुए हैं। कभी आप सोचो मीडियम चेंज कर दिए हैं, जो भी मीडियम है आपका, मान लो मीडियम यहाँ पे आपका एयर है, ठीक है, ये वाटर है, तो जो भी आपने मीडियम लिए, मीडियम को चेंज नहीं करना है, तो क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। यानी ये जो साइन का रेशियो है, यानी आप एंगल I चेंज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज करो, लेकिन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप एंगल चेंज करते रहो।
इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका आप क्लास 12th में प्रूफ पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लास में जाएंगे इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। अभी आप क्लास में ये है, इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इससे आपको पूरा समझना है कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ आप देख भी सकते हैं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, गिवन पेयर ऑफ मीडियम यानी कि जो मीडियम है वो आप चेंज नहीं करेंगे, जो उनका पेयर है वो सेम रहेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, यानी जो रेशियो है आपका साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट रहेगा इस पेयर के लिए। पेयर चेंज कर दिया तो फिर वो वैल्यू अलग हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो जाएगी। वो कांस्टेंट सेम रहेगा तभी, लेकिन वो वैल्यू चेंज हो जाएगी दूसरे पेयर के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये होता है हमारा। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के जो आती है, जब हम इस कांस्टेंट को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, इन सब तीनों रेशियो की वैल्यू म्यू 2 1, यानी अगर 1 से 2 में जा रहे हैं तो यानी इनका जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा उसके बराबर ये आती है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आप पहले ही समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर में आती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मैं इसे रफ करके पहले आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही समझा देता हूँ अलग से, क्योंकि इसके लिए अलग से टॉपिक नहीं है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर नहीं होगा तो स्नेल्स लॉ कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आपको बताता है कि किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, ये आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी उस मीडियम में जाने पर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी चेंज हो जाएगी। यानी देखिए, कोई एक मीडियम था वैक्यूम या एयर, उसमें से आपकी रे आ रही थी। ठीक है, आपकी रे आ रही थी इंसिडेंट लाइट यहाँ पे। अब ये किसी और मीडियम में चली गई, वाटर में चली गई या फिर किसी और मीडियम में चली गई, तो उसमें जाने पर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी चेंज हुई। अगर वो ज़्यादा चेंज हो गई, ज़्यादा कम हो गई, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ओके, जितनी ज़्यादा वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, मान लो ये स्पीड थी c और यहाँ पर जाने पर ये स्पीड हो गई v, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस मीडियम का, इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है RI हम बोल सकते हैं, वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू c बाई v, ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम is known as the reflective index of second medium with respect to the first. क्लियर? एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है ना, और एक मीडियम से आ रही थी, तो जिससे आ रही है उसकी स्पीड अपॉन जिसमें वो जा रही है उसकी स्पीड, ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर जो है मैंने बोला है सी, पहला मीडियम जिसमें स्पीड इसकी सी है, स्पीड ऑफ लाइट है, और वो किस में होती है, वैक्यूम में या एयर में। तो यहाँ पर ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब भी पहला मीडियम आपका एयर या वैक्यूम होगा, तो वैक्यूम के केस में आप क्या बोलेंगे उसे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये आपका मीडियम कौन सा है, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कोई अंतर नहीं है इसमें। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, एयर की जगह आप कोई और मीडियम ले लीजिए, कुछ भी मीडियम ले लीजिए, बस एयर नहीं होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए। सपोज करो आपके पास क्या है, हम कहाँ डिस्कस करें, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपकी देखो, मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, एयर नहीं है इनमें से कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लाइट आ रही थी, ये लाइट आपकी आ रही थी और ये बैंड हो गई ऐसे, तो यहाँ इसकी स्पीड मान लो थी v1 और यहाँ इसकी स्पीड है v2। ठीक है, जो लाइट की स्पीड थी वो इसमें v1 थी और इसमें v2 है, तो क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा आपका उसे हम बोलेंगे 2 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखो यहाँ पर भी वही हमने किया, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यही रेशियो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। लेकिन इसमें क्या है, v1 की वैल्यू c नहीं है, इतना ध्यान रखना। और ये μ21 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। जैसे वेलोसिटी आप पढ़ते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम बोलेंगे v1 बाई v2। और यहाँ पर v1 की जगह पर क्या है, c है, तो यहाँ पर ये क्या है, म्यू, जैसे म्यू, ये एब्सोल्यूट है, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है तो क्या है, एब्सोल्यूट, और वैक्यूम के अलावा किसी और के रिस्पेक्ट में है तो रिलेटिव। क्लियर है? चलिए,
तो बेटा अब ये मान लो यहाँ पर देखो, ये जो आपने मीडियम ले रखा है, सपोज करो इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n1, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्लेक्टिव है n2, ठीक है, जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो होगा n21 और इसकी वैल्यू होती है बेटा n2/n1, ये ध्यान रखना, ओके। जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, वो किसके बराबर आता है, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन अ सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम, इसके बराबर आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पीड के टर्म में बोलूंगा तो क्या होगा, स्पीड के टर्म में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्पीड के टर्म में इसकी वैल्यू आएगी n21 इज इक्वल टू v1/v2, ये आएगी, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में n2/n1, ये वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बस आगे डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n21 इज इक्वल टू n2/n1, ये होता है हमारा, ठीक है, ओके, क्लियर है। और स्पीड के टर्म में अगर हम बात करें, स्पीड के टर्म में तो क्या आएगा, n21 इज इक्वल टू v1/v2, यानी स्पीड के टर्म में हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, ओके। अब देखो स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21, यानी साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट, और ये किसके बराबर में आता है n2/n1, ठीक है। अब देखो इनकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसमें ये n1 है और इसकी इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आई आर, ये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कैसे आया, ये ऐसे आया इस तरीके से, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ स्नेल्स लॉ से हमें कैसे पता लगता है कि जो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, देखिए ये है आपका स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n1 बाई सॉरी n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। इसे क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1/v2, ये तो लिख सकते हैं डायरेक्टली से हम, ठीक है। हमने क्या क्या किया, ये और ये पिकअप कर लिया, सभी एक दूसरे के इक्वल है, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब हम आएंगे तो क्या होगा, स्पीड हमारी कम होगी, यानी इसमें स्पीड थी v1, इसमें स्पीड थी v2, और v2 जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। v2 क्या है, v2 कम है v1 से, जब v2 कम है v1 से तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर v2 कम है हमारा v1 से तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशियो है इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ पर डेंसर मीडियम में गई है अगर ये, तो स्पीड v2 ही कम हो गई है, और जब v2 कम हो गया है, v2 कम है और v1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई, यानी ये जो रेशियो है हमारे पास इसकी वैल्यू v1/v2 ये 1 से ज़्यादा हुई, ठीक है। जब ये 1 से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज़्यादा है, और इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, आपने पढ़ा होगा साइन रेशियो में, साइन की जो साइन 30, साइन 45, साइन 65, साइन 90, आपने देखा होगा जो एंगल है साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है एंगल के साथ, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़े साइन की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका साइन ज़्यादा उसका वो एंगल भी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि एंगल आई आपका बड़ा है एंगल आर से। अब देखो जब एंगल आई आर से बड़ा है तो क्या ये सीधे सीधे जाएगा, एंगल आई एंगल आर से बड़ा कब होगा, जब ये बैंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इससे हमें पता लग रहा है कि स्पीड अगर चेंज हो रही है, स्पीड अगर आपकी कम हो रही है, तो स्पीड कम होने पर जो आपका आर था वो आई से कम होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट से कम होगा, और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। दैट्स इट, क्लियर, चेक कर लीजिए।
इसमें कोई डाउट होता है इस कॉन्सेप्ट में, सो यू कैन कमेंट मी। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है, होप सो अब कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, आपका नहीं पूछेगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंस और उसके कुछ टर्म्स और इसके कुछ रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे एंड इट विल बी लगभग एंड हो जाएगा फिर इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।